पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। सायरन बजाकर एवं मास्क वितरण कर कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान का किया गया शुभारंभ। बालाघाट विधायक, कलेक्टर, एसपी भी रहे मौजूद। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने LIC में FDI के बिल का किया पुरजोर विरोध। सरकार के इस कदम से LIC के पॉलिसी धारकों के साथ कुठाराघात और बीमा धारकों का होगा नुकसान। हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। तिरोड़ी के बोनकट्टा में 5 वर्ष पूर्व जादू टोने के शक में हुई थी सेवकराम की हत्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप कोरोना वायरस के संक्रमण से हर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आज 23 मार्च 2021 को कालीपुतली चौक बालाघाट में जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत सायरन बजाकर एवं मास्क का वितरण कर आमजन को कोरोना से बचाने के 3 उपायों मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथ साफ करने को अपनाने का संदेश दिया गया। विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबलिए, SDM KC बोपचे, नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, पुलिस के जवान एवं नगर पालिका का अमला उपस्थित था। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर बगैर मास्क के चल रहे लोगों को मास्क का वितरण भी किया और उन्हें बताया कि मास्क लगाने से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। स्वयं तो मास्क पहने और अन्य लोगों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करें। जागरण के लिए आज पूरे प्रदेश में 11 बजे सायरन बजा करके इस जन जागरण अभियान का प्रारंभ किया गया है। पुनः शाम को 7 बजे फिर से किसी दूसरे चौक के ऊपर हम सब लोग इस तरह का जन जागरण चलाएंगे और कल शाम को 4 बजे रैली के रूप में कुछ लोग निकल करके सामाजिक संगठन और हमारे व्यापारी बंधु और जनप्रतिनिधि सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि सब लोग घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहन के निकले। वारासिवनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के 5 वर्ष पुराने मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार 22 मार्च को वारासिवनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने तिरोड़ी थाना के ग्राम बोनकट्टा में 14 मार्च 2016 को हुई सेवकराम मूर्खे की हत्या के मामले में फैसला देते हुए 12 आरोपियों को आजीवन कारावास 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों में चितरंजन सोनवाने 36 वर्ष, ईश्वर मंडावी 30 वर्ष, पुष्पा 19 वर्ष, सागरता बाई उम्र 43 वर्ष, किरण 28 वर्ष, निर्मला नेवारे 33 वर्ष, सरसता खेलकर 35 वर्ष, सुग्रता खेलकर 55 वर्ष, कृष्णा खेलकर 45 वर्ष, कृष्ण सहारे 40 वर्ष, मनीष खेलकर उम्र 55 वर्ष। ये सभी आरोपी तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बोनकट्टा निवासी है। वही एक आरोपी बालकराम खेलकर की मौत हो चुकी है। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक सेवकराम मूर्खे उम्र 52 वर्ष निवासी बोनकट्टा थाना तिरोड़ी को उसके ही ग्राम के 12 लोगों ने जादू टोने के शक में मृतक सेवकराम को उसके घर में मारने के लिए गए थे। तब उसकी पत्नी ने बताया कि वे घर में नहीं है। इस पर आरोपियों ने सरपंच महेश खूने के घर किसी काम के लिए जाने पर पता लगाते हुए वहां पहुंच गए।
तब सभी आरोपियों ने सरपंच महेश खुने के घर से निकालकर मृतक सेवकराम को पंचायत भवन में ले जाकर उसे सभी आरोपियों ने लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया था, जिसके बाद इसकी सूचना सरपंच ने पुलिस को दी थी। घटना में घायल सेवकराम को हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई थी। जादू के शक पर ये आरोपी गणों ने सरपंच के यहाँ से इसको मृतक को निकाल करके ग्राम पंचायत भवन ले गए। ये सुबह के 7 बजे की बात है और वहाँ पर हाथ मुक्के लाठी से मारपीट कर उसकी हत्या की। इसी हत्या के कारण इनको आजीवन कारावास का दंड माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया और अर्थदंड भी किया गया। कितने आरोपी है कुल? इसमें 12 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी का देहांत हुआ। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आज भारतीय बीमा निगम शाखा बालाघाट जिले के सभी मुख्य बीमा सलाहकार एवं अभिकर्ताओं द्वारा काम बंद रखकर विरोध किया गया। मुख्य बीमा सलाहकार संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश रंगलानी सेवानिवृत्त विकास अधिकारी ने मांगों की जानकारी देते हुए बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो कि पूर्व में 49% था से बढ़ाकर 74% करने हेतु कुछ दिन पूर्व राज्यसभा में तथा कल ही लोकसभा में बिल लाकर पास किया गया, जिसके लागू होने से एलआईसी का निजीकरण हो जाएगा, जो कि एलआईसी के समस्त पॉलिसी धारकों के विश्वास के साथ कुठाराघात होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, बीमा धारकों का नुकसान होगा। इसी प्रकार सभी अभिकर्ताओं ने ऑनलाइन तथा डायरेक्ट मार्केटिंग के द्वारा पॉलिसियों के विक्रय का भी कड़ा विरोध किया है। की गई है अभिकर्ताओं द्वारा। विशेष मुद्दा जो है, आज एलआईसी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि एलआईसी का जब 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था तो मात्र 5 करोड़ रुपए पूंजी से एलआईसी का प्रारंभ किया था सरकारी रूप में, और जितनी प्राइवेट कंपनियां थी उनको बंद कर दिया गया था। और आज एलआईसी देश को 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए 5% प्रॉफिट के रूप में गवर्नमेंट को दे रही है। इतनी बड़ी संस्था आज देश में, ईमानदार संस्था, पहली ऐसी संस्था है ईमानदार है और इतना ज़्यादा प्रॉफिट में है। उसके बाद अगर इसमें प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, आज 74% एफडीआई घोषित हो गया, राज्यसभा में हुआ, कल लोकसभा में ही पारित हो गया, अब ये राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसका हम विरोध करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम अपील करेंगे कि उस पर साइन न करें और ऐसा विधेयक वापस कर दिया जाना चाहिए जो देश हित में नहीं है, पॉलिसी धारकों के हित में नहीं है। अगर इनका प्राइवेटाइजेशन हो गया तो निश्चित रूप से ये विभाग जो है एलआईसी जैसे ही प्राइवेट होगी नुकसान में आना शुरू हो जाएगी और पॉलिसी धारकों को मिलने वाले बोनस में भी कमी हो जाएगी। आज़ादी के मतवाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे ने सपत्नीक कार्यकर्ताओं के साथ किया नमन। सरकार के जुल्म, ज्यादती और अन्याय के खिलाफ फिर से बलिदानियों की तरह जनता को लड़ने की बताई जरूरत। आज़ादी के मतवाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत दिवस पर नमन करने पूर्व सांसद कंकर मुजारे के निवास स्थल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने सपत्नीक शहीदों के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और कैंडल प्रज्वलित कर देश के लिए उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में उनके अलावा सपा नेता महेश सहारे, धर्मेंद्र कुरिल, कन्नू संचेती, रवि कुथे, सावन पिछोड़े सहित अन्य युवा और ग्रामीण कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक एक करते हुए शहीदों की शहादत को नमन किया और इंकलाबी नारे बुलंद किए।
पूर्व सांसद ने कहा कि शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस तरह से वीर बलिदानियों ने अंग्रेजी हुकूमत को अपनी पीड़ा बताने के लिए बम फेंककर इरादे जाहिर किए थे, ठीक उसी तरह से आज केंद्र और राज्य की गूंगी बहरी मोदी शिवराज की सरकार को जगाने की जरूरत है, क्योंकि यह सरकार भी आज किसान, मजदूर और देश के नागरिकों की पीड़ा वेदना को नहीं समझ पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया का भी जन्मदिन है। उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। लेकिन वे एक महान नेता थे जिन्होंने पीड़ित, वंचित और गरीब मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया था। उसको स्टेज को इस्तेमाल करना चाहते थे वो, और देश की जनता को जगाना चाहते थे कि उन्होंने कहा था कि हम कुर्बान हो जाएं, हम बलिदान हो जाएं। उसकी कोई बात नहीं है। हजारों भगत सिंह, हजारों सुखदेव, हजारों चंद्रशेखर आज़ाद, हजारों राजगुरु इस भारत की धरती पर पैदा होना चाहिए। इस मकसद से उन्होंने आपको समर्पण कर दिया और वो जेल चले गए। ये बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी थी, बहुत बड़ी शहादत दी थी उन्होंने, और इसको हम कभी भूल नहीं सकते। भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये बहुत मामूली घरानों से थे, किसान के बेटे थे, और वो किसान के बेटे होने के बाद उन्होंने ये लड़ाई को लड़ी। ये सबके लिए हमारी बहुत गर्व की बात है, बहुत फख्र की बात है। और आज भी स्थिति बहुत ख़राब है। आज दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पे, आपका नोएडा बॉर्डर पे, हिंदू बॉर्डर पे आज किसान अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात को आज भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो सरकार है, वो कुछ सुन नहीं रही है। उनके पास जाकर उनकी बात नहीं सुन रही, उनके पास कोई मंत्री नहीं जा रहा है, उनको तरह तरह के तरीके से उनको अपमानित भी कर रही है। आज फिर कोई बम के धमाके की जरूरत है जो उनके कानों में आवाज़ आए। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुजारे ने कहा कि देश में वीरों ने और क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए प्राणों को त्याग दिया था। जब तक वे जिए, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे, देश की जनता को जगाते रहे। आज के दिन उनकी शहादत दिवस पर फिर हमें उसी तरह के संघर्ष की ज़रूरत है। शोषण, ज्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। घरों से निकलो, सड़कों पर आओ और अपनी आवाज़ उठाओ। तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। जब तक वो जिए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया, और फिर आज के दिन 23 मार्च सन 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में क्रूर तानाशाह अंग्रेज हुकूमत ने उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन इन वीरों की शहादत पर मैं सच उनको नमन करती हूँ, और उनसे हम ये प्रेरणा लेते हैं कि वो जब तक जिए, लड़े, संघर्ष किए देश की आज़ादी के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और उसके बाद जब फांसी के फंदे पर जब उनको ले जाया गया तो वहाँ पर भी उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया। और जब वहाँ पर जो जेलर थे उन्होंने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हम सभी जानते हैं कि जब फांसी दी जाती तो उस समय पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो तीनों वीरों ने, शहीद भगत सिंह ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु ने ये कहा कि हम तीनों की आखिरी इच्छा यही कि हम तीनों एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं और अपने भारत देश की आज़ादी के लिए हम फिर से जन्म लें, ये हमारी इच्छा है, ये उन्होंने कहा था। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर से हमें उस संघर्ष की ज़रूरत है। हमारी मौलिक अधिकार जो हमें नहीं मिल पाए हैं उसकी ज़रूरत है, उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। शोषण, जुल्म, जाति, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और जो केंद्र में या राज्य में जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो बहरी हो चुकी हैं, जो जनता की आवाज़ नहीं सुन रही हैं, जो तानाशाह हो चुकी हैं और लोकतंत्र का लगातार अपमान कर रही हैं, किसानों की बात नहीं सुन रही, मजदूरों का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसके खिलाफ हमको सबको आज फिर से एकजुट होने की ज़रूरत है और सड़क से लेके सदन तक अपनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हाँ, पिछली बार बहुत दूर से पैदल आए थे, वैसे अभी वही डर लग रहा है, इसलिए तो आदमी जल्दी क्या कुछ आप हम जो उधर से आ रहे थे तो वहाँ उतार दिए बस वाले, इधर से चेकिंग वेकिंग होता है करके, उधर आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही।
हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे की वजह से हमको इतनी परेशानी झेलना पड़ा, पैदल आना, और पैसे भी बहुत लग रहे हैं आने जाने के लिए। कोरोना लॉकडाउन को लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। 22 मार्च का वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, और 24 मार्च का वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री ने पूरे 1 महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन की घोषणा की थी। आज 1 बरस लगभग पूरे हो चुके हैं। कल यानी कि 24 तारीख को कोरोना लॉकडाउन का 1 साल पूरा हो जाएगा, और जो मंजर हमने उस समय देखा था वो मंजर आज भी हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर दिखाई दे रहा है। इसका कारण एक ही है कि कोरोना फिर से रिटर्न हो चुका है, और रिटर्न होने के बाद में इस महामारी के बचाव को लेकर फिर से प्रशासनिक कसावट बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। लेकिन वो दर्द का मंजर, वो मज़दूरों की तस्वीरें जो अपने बच्चों को कंधों पर लेकर चलते हुए जो दिखाई दे रहे थे उस समय में, 1 साल बाद वही मंजर फिर से लौट आया है, जो हमें इस समय रजेगांव बॉर्डर पर लगातार दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में बालाघाट न्यूज़ की कि किस तरह का यह मंजर है और कितना कुछ 1 साल बाद इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है, और उस मंजर की अगर वापसी हुई है तो इसके पीछे फिर से मज़दूरों को किस तरह का असहनीय दर्द और पीड़ा महसूस हो रही है, उनका क्या कुछ दर्द है, और वे किन हालातों में प्रदेशों से, महानगरों से लौटकर फिर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। आज फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ पर जमे हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि 1 साल बाद कितना कुछ ये मंजर में बदलाव आया है, और वैक्सीन आने के बाद में क्या कुछ राहत मिली भी है या नहीं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खुशबू मेश्राम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजेगांव। मैडम, कितना कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? 1 साल पहले का जो मंजर यहाँ पे दिखाई दे रहा था वही मंजर फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है अभी आपको 1 साल बाद? देखिए, अंतर तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग कोविड वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनको हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जो मजदूर वर्ग के लोग आ रहे हैं अभी, उनसे हमको संक्रमण में कोई बचाव नज़र तो नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या कुछ निर्देश आप लोगों को प्रशासनिक लेवल पर मिले हुए हैं? प्रशासनिक लेवल पे हमको कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो आ रहा है अभी फ़िलहाल बॉर्डर क्रॉस करके, तो उन लोग का हम लोग थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे करते हैं। अगर किसी का प्लस टेम्परेचर आता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो उनको हम क्वारंटाइन होने की भी ऊपर से अभी सलाह दी गई है। और साथ में कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, अन्य कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उनकी कोविड RAT एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था हॉस्पिटल में की गई है। RT-PCR टेस्ट की बात आ रही थी, हो रही है नहीं है? RAT हो रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। जी हाँ। तो अभी जो मजदूर आ रहे हैं उनमें ऐसे कुछ पॉजिटिव केसेस समझ में आ रहे हैं? नहीं, अभी तक हम लोगों ने 15 से 20 लोगों का RAT कर चुका है, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया है, और लगभग सभी लोग नॉन सिम्टोमेटिक है। अच्छा, अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सख्ती मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी बरती गई है, महाराष्ट्र शासन की ओर से भी बरती गई है, इस बीच आप लोगों ने लगभग कितने मजदूरों का अभी तक यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हुई है, और उनमें किस तरह की मतलब आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पिछले अभी 21 से ही जो बसें बंद हुई है महाराष्ट्र MP, उसी की वजह से ये लोग मजदूर वर्ग के लोग जो पैदल आ रहे हैं, इसमें लगभग अभी तक 450 से 500 मजदूर आ चुके हैं।
तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आप सुन रहे थे रजेगांव बॉर्डर से, जिनका कहना है कि जिस तरह से 1 साल बाद फिर से कोरोना रिटर्न हुआ है, उसके बाद में उन्हें जो प्रशासनिक लेवल पर निर्देश मिले हैं उनका परिपालन वे यहाँ पे कराने के लिए रुके हुए हैं और वो लगातार थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूर वर्ग के लोग, उनका टेम्परेचर चेक करके उनके होम आइसोलेशन के लिए निर्देशित किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। तो कुछ इस तरह की तैयारियाँ 1 साल बाद फिर से हमें रजेगांव बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। आइए हम आगे जानते हैं मजदूरों का भी हाल कि वे किस तरह की पीड़ा और किस तरह के दर्द से गुजर रहे हैं 1 साल बाद, और क्या कुछ उनका दर्द है ये जानने का प्रयास करते हैं। घर की ओर वापस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं बड़ी संख्या में? घर की ओर पिछले बार तो लॉकडाउन की वजह से हमको घर की ओर वापस होना पड़ रहा है। हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे की वजह से हमको इतनी परेशानी झेलना पड़, पैदल आना और पैसे भी बहुत लग रहे हैं आने जाने के लिए। हम जो उधर से आ रहे थे तो वहाँ उतार दिए बस वाले, इधर से चेकिंग वेकिंग होता है करके, उधर आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही है करके। तो हमारे साथ इस वक्त रजेगांव बॉर्डर पर चौकी प्रभारी तेजेंद्र सिंह सेंगर जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ निर्देश इन्हें प्रशासन की ओर से मिले हैं और उनका किस तरह से पालन करा रहे हैं, बताएंगे सेंगर जी। जी, कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार बालाघाट के ऐसे निवासी जो 2 दिवस या उससे अधिक समय तक गुजरात महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ में जिले की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा उन्हें। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य, इन 2 राज्यों से आने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसमें मेडिकल के आधार पर जो व्यक्ति अपना उपचार कराने जा रहे हैं उनको मानवीय आधार पर छूट दी जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त प्रकार के बसों को निरुद्ध कर दिया गया है। तो केवल ये कोरोना को लेकर ही चेकिंग की जा रही है, क्या और भी कुछ एक्टिविटीज़ को भी चेकिंग की जा रही है इसमें? नहीं, अभी तो मुख्य प्राथमिकता कोरोना को लेकर ही की जा रही है, परंतु उसके साथ साथ में अपराधों पर नियंत्रण के लिए भी पुलिस वाहन चेकिंग भी कर रही है साथ साथ में, और जो नियम विरुद्ध वाहन चालक हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध मास्क नहीं लगाने संबंधी चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ते ही जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है और उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है, उसी लिहाज से एक बार फिर कुछ सामाजिक संस्थाएं भी अपने दायित्व को लेकर फिर से बॉर्डरों पर जो लोग आ रहे हैं उनकी परेशानी जानने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे बीच ऐसे ही एक युवा समाज सेवी और कार्यकर्ता हितेश अजीत मौजूद है, जो इस समय रजेगांव बॉर्डर पर जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, उनका हालचाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनको इन मजदूरों से अब तक किस तरह की जानकारी मिली है, उनके दर्द को बांटने के लिए आखिरकार वे किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। हितेश जी बताएंगे, ये जो मजदूर इस समय प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में फिर से रिटर्न हो रहे हैं, क्या कुछ समझ में आया आपको एक समाजसेवी होने के नाते, और किस तरह से आपने इनके दर्द को जानने का प्रयास किया? विगत 4-5 दिनों से मजदूर बड़ी संख्या में महानगरों से आ रहे। मैंने इनका हाल जाना, इनके दर्द को जानने की कोशिश किया कि इनके कंधों पर बड़ा बोझ है, बच्चे इनके कमर पे लटकी हुई है और ये तकलीफ़ों के बीच आ रहे। तो इनसे मैंने जाना, इनसे मैंने बात करी तो इन्होंने बताया कि महानगरों में तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, खासकर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बड़े महानगरों में बाकायदा हमारे यहाँ पुणे में, यवतमाल में, नागपुर में, वर्धा में हमारे ज़िले के हज़ारों लोग मजदूरी करने जाते हैं, रोज़गार पाने के लिए जाते। तो वो कोरोना के जो बढ़ता प्रकोप है उस डर के कारण वो आ रहे हैं, और ऊपर से इनके साथ तकलीफ और दुगुनी इसलिए हो गई क्योंकि जब ये लोग आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, महंगे पैसे चुकाकर जब ये ट्रेनों से आ रहे हैं, तो उसके बाद इन्हें महाराष्ट्र बॉर्डर के पास बाकायदा वहाँ पर ज़्यादा पैसे लेके टेम्पो और दूसरे अन्य वाहनों से छोड़ दिया जा रहा है। वहाँ से वो अपने बड़े बड़े घर गृहस्थी के सामान लेके, अपने सर कांधों पर सामान लेके वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। उसमें बुजुर्ग है, उसमें महिला है, उसमें बच्चे हैं, उसमें कई विकलांग पुरुष भी है जो चल नहीं पा रहे, जो तड़प रहे, और सरकार को दोष दे रही कि कैसी व्यवस्था बनाए। और उनको पुराना मंजर याद आ रहा है जिस पिछले साल जो कोरोना का जो समय गया, और जो भयानक समय था जिसमें मजदूर हाहाकार था, जहाँ तकलीफ़ों से भर गए थे, वही तकलीफ उनको याद आ रही। इस तरह की बातें वो लोग मुझसे भी बता रहे हैं। चुके हैं इन 1 सालों के भीतर में अगर कुछ बदला है
तो केवल साल बदला है। 2020 का वो मंजर था और आज 2021 का मंजर है। जो तस्वीरें उस समय दिखाई दे रही थी बॉर्डर पर, वो तस्वीरें आज भी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दीगर राज्यों में जाते हैं, वे फिर से कोरोना संक्रमण और महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर अपनी दर्द और परेशानी को लेकर अपनी गाँव की ओर लौट रहे हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।